चलिए तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने खत्म किया था वो था नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। अगर नोमेनक्लेचर आपका अच्छा नहीं है तो फिर आप ऑर्गेनिक में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो आइसोमेरिज्म है, इसकी भी एक अपनी अलग पहचान है। जिस तरह से नोमेनक्लेचर इनडायरेक्टली आपके लिए मददगार साबित होता है, वैसे ही आइसोमेरिज्म भी आपके लिए मददगार साबित होता है बहुत सारे जगहों पर। मान लीजिए कहीं पर एक सवाल आपको पूछा गया कि बताइए क्या होगा जब सिस या ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोहेक्सेन इस तरीके से रिएक्ट करेगा या इस तरीके से उससे रिएक्ट करेगा, तो वहां पर आपके दिमाग में सिस, ट्रांस या सिन, एंटी ऐसे टर्म्स अगर आएंगे तब आप क्या कीजिएगा। उन सभी चीजों की जानकारी आपको इस चैप्टर में यानी आइसोमेरिज्म में मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर की सबसे बड़ी खूबी ये है, खूबसूरती ये है, इसमें ट्रिक्स भी होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पर वो ट्रिक मैं शुरू में नहीं बताऊंगा, वरना पहले बता दूंगा तो यार फिर तुम पढ़ोगे ही नहीं। तो ट्रिक्स सबसे आखिर में आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब मिलेगा, टेंशन की बात है, लेकिन शुरू में डायरेक्ट नॉर्मल मोड में पढ़ाई को ध्यान दीजिए। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज या दोनों एक दूसरे से डिफर करती हो, तो हम उसे एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं और ये फेनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइए इसके डेफिनेशन को आप लिखिए। ये रहा आपका डेफिनेशन आइसोमेरिज्म का। जरा इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए, वीडियो को रोकिए और लिख डालिए। फिर भी मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but differing from each other at least in some physical or chemical properties, कुछ फिजिकल या केमिकल और बोथ हो सकता है, दोनों में वो डिफर करें, आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। बड़ा ही कमाल का ये चैप्टर है और पूरी जानकारी इसमें आपको यही रखनी है कि फॉर्मूला सेम रहने वाला है और उसके आधार पर क्या चेंजिंग है, क्या डिफरेंट है, ये देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात को समझिए, नोमेनक्लेचर चैप्टर की बहुत ज्यादा जरूरत यहां पर आपको पड़ेगी। जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था, याद है ना, जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने। तो जनरल फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करना जरूरी है आपके लिए। जनरल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जनरल फॉर्मूला से ही आप सवाल को पढ़ पाएंगे। फॉर्मूला देगा, बोलेगा बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। जब तक जनरल फॉर्मूला से आपको यह समझ में नहीं आएगा ना कि ये किसका जनरल फॉर्मूला है, तब तक आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि यहां पर मैं कौन सा आइसोमेरिज्म अप्लाई करूंगा। तो यहां पर आपको मैं पहला क्लू दे देता हूं कि नोमेनक्लेचर का जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना, मैंने शुरू में भी बोला था। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जब भी आप आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट में आपको मिलेगा ही सवाल, तो आप हर आइसोमेरिज्म का जो स्ट्रक्चर बना है उसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जरूर लिखें। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फायदा आपको होगा। बाकी आपकी मर्जी, भी लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। लिखिएगा तो फायदा होगा, नहीं लिखिएगा तो पूरा नुकसान होगा, इज्जत से भयानक। यहां ऐसा नुकसान हो सकता है कि आप नोमेनक्लेचर पूरा भूल जाएंगे और अगले साल जो आप 28 नंबर के ऑर्गेनिक ले जाइएगा बोर्ड्स में, वो सरसों तेल लेने जाएगा प्रेम पूर्वक। आगे बढ़े। तो ये कहानी है आइसोमेरिज्म की। आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की। तो यहां पर मैं स्टार देकर हेडिंग देता हूं क्लासिफिकेशन, कि मतलब आप आइसोमेरिज्म को कितने टाइप्स में कंसीडर करोगे। क्लासिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले एक मैं यहां पर बॉक्स बनाता हूं, एक आइसोमेरिज्म में पहले लिखता हूं। आइसोमेरिज्म ट्री डायग्राम के हिसाब से मैं पहले इसको क्लासिफाई आपको कर देता हूं। तो आइसोमेरिज्म जो है ये दो तरह का देखा जाता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइए दोनों ही स्ट्रक्चर्स को मैं यहां पर अलग अलग क्लासिफाई करके यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक आपका हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
सारा चीज बढ़िया से कॉपी में लिखिए। बड़ा आराम है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आसान लगेगा, लेकिन भूलने में भी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों को हम लोग अलग अलग क्लासिफाई करने का प्रयास करेंगे। यानी कि आइसोमेरिज्म आपका दो तरीके का हो गया, एक हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले बात करेंगे भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या किया यहां पर कैटेगरी है। तो मैं इसको यहां पर इस तरीके से क्लासिफाई करता हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका 6 तरीके का है। तो नंबर 1 चेन, नंबर 1 नहीं लिखता हूं क्योंकि ऑलरेडी एरो देकर लिख रहा हूं, तो मैं इसको नंबर 1 नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट एरो दे देकर बताता हूं। नंबर 1 तो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो पहला है आपका चेन आइसोमेरिज्म। पहला है आपका चेन आइसोमेरिज्म, ये फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल का। पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 2 है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 3 ये है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चौथा है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पांचवा है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आपका पांचवा है। और छठा जो है वो है आपका टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आपका छठा है। इस पूरे के पूरे 6 जो आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें से सबसे जबरदस्त आपका टॉटोमेरिज्म है। सबसे जबरदस्त, सुपर। इसकी गूंज आपको अगले साल तक सुनाई देगी, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से भी पूछा जा सकता है। आईटी मेडिकल में तो पूछेगा ही पूछेगा, पर यहां पर सब में से टॉटोमेरिज्म दी बेस्ट है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपका 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होगा। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म और एक को बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो का पहला है आपका कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा टाइप है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये जो कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म है आपका, ये 2 तरीके का होता है। कन्फर्मेशनल को हम लोग अलग से बाद में पढ़ेंगे, जिसमें कोई तरीका नहीं, पर उसके अंदर हम बहुत सारी बातों को देखेंगे। अब कॉन्फिगुरेशनल जो है ये आपका 2 तरीके का होता है। कॉन्फिगुरेशनल जो आपका है ये आपका 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगुरेशनल में एक हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सारा क्लासिफिकेशन लिखते जाना मेरे दोस्त, ये नहीं कि बस खाली देख रहे हैं इसे क्या तो हो रहा है, लिखोगे नहीं तो फिर मजा नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ये 2 टाइप्स हैं
अब इसमें फिर ज्योमेट्रिकल अलग से, ऑप्टिकल अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहां पर क्लासिफाई किया जाएगा। मतलब ले देकर हिसाब किताब आपका कुछ ऐसा बना कि आपका आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आपका 6 तरीके का होता है: चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आपका दो तरह का होता है: कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल आपका दो तरीके का होता है: ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब ये टाइप्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया, डन, लिख चुके हैं। और अगर नहीं लिखा है तो वीडियो रोक कर पूरा लिख लीजिए पहले, उसके बाद प्ले कीजिएगा। आपका वीडियो है, जैसे चाहे देखो। शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। तो यहां पर मैं स्टार देकर हेडिंग देता हूं और बात करता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अब यहां पर क्या होगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कहा जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला या यूं कहें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बदल जाएगा। स्ट्रक्चर से समझ रहे हैं ना, बनावट बदल जाएगी। फॉर्मूला सेम रहेगा पर बनावट बदल जाएगी, उन्हें कहा जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये फेनोमेना कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं: दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, those organic compounds which have same molecular formula, which have same molecular formula, but they differs in structural arrangement, differs in structural arrangement, are known as structural isomers, and this phenomena is known as structural आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, तो हम उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, और ये फेनोमेना कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब टाइप्स क्या क्या है ये तो आप पहले से जानते हो, तो चलिए एक एक करके इसके टाइप्स पर चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ, हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप्स, तो बारी बारी से शुरू करेंगे। तो नंबर 1 जो हम लोग का था, अब नंबर 1 लिखेंगे चेन आइसोमर्स। एक एक करके आराम से सारी बातों को समझिए और देखिए आपको बहुत मजा आएगा। चेन आइसोमर्स, अब ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। चेन आइसोमर की जब भी बात की जाएगी, यहां पर मुद्दे को समझिए। पेरेंटल चेन बदलना चाहिए। पेरेंटल चेन समझते हैं, रूट वर्ड, ध्यान समझिए। रूट वर्ड याद है ना आपको? कार्बन की संख्या जो लॉन्गेस्ट चेन में होती थी उसे आप रूट वर्ड बोलते थे, वही होता था पेरेंटल चेन। आपके दिमाग में यह बात क्लियर कट बैठ जाना चाहिए कि चेन आइसोमेरिज्म की जब भी बात होगी, इसमें हमेशा पेरेंटल चेन बदलेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन पेरेंटल चेन बदल जाएगा। अब चूंकि पेरेंटल चेन बदल जाएगा, यानी कि जो रूट वर्ड है वो बदल जाएगा, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, पहले मैं एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, मान लिया जाए किसी ने कहा ऐसा कीजिए कि आप C4H10 इसका चेन आइसोमर बना कर दीजिए। ऐसे आपको सवाल देगा।
अब इस सवाल को देखकर आपको क्या समझना है, ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ये क्या है? तो जनरल फॉर्मूला से पकड़िए, C4H10 जनरल फॉर्मूला अल्केन का होता है CnH2n+2। ध्यान से देखिए, क्या ये CnH2n+2 है? अगर आप ध्यान से इसको देखें तो यहां पर ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, यानी ये किसका जनरल फॉर्मूला है? ये अल्केन का फॉर्मूला है, यानी यहां पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहां सिंगल बॉन्ड है। ऐसे आपको पकड़ना है, समझ रहे बात को? यानी जनरल फॉर्मूला पकड़ में आ गया तो काम बन जाएगा। ये बन गया C4H10। अब इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये सिंपलेस्ट अगर कुछ है तो ब्यूटेन तो है ही ये, क्योंकि 4 कार्बन है, C4 4 कार्बन तो ब्यूटेन है। तो चलिए सबसे पहले ब्यूटेन बनाते हैं। तो अगर मैं ब्यूटेन बनाऊं तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा CH3 CH2 CH2 और CH3। ये बन गया, इसका नाम है ब्यूटेन। ध्यान से देखिए, इसका नाम है ब्यूटेन। अब आपको कहा गया कि अब ये तो बन गया, इसका चेन आइसोमर बनाइए। चेन आइसोमर क्या होता है? फॉर्मूला सेम रहेगा भैया, C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब जरा खुद से दिमाग लगाइए, मैक्सिमम 4 कार्बन है इसमें, ब्यूटेन में बना चुका हूं स्ट्रेट चेन में। अब आगे तो कार्बन है नहीं कि मैं पेंटेन बना दूं, 4 ही कार्बन, तो 5 कार्बन कहां से आएगा? 4 ही कार्बन है। तो अब क्या करेंगे? इसका पेरेंटल चेन बदलेंगे। तो ब्यूटेन के बाद अगर इससे कम हो तो क्या हो सकता है? प्रोपेन होगा। तो आपके दिमाग में ये बात ऐसे आना चाहिए कि हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से समझना। आपके दिमाग में आना चाहिए कि अरे यार, 4 कार्बन से ब्यूटेन बना, लॉन्गेस्ट चेन मेरा ब्यूटेन बन गया। अब उससे कम क्या हो सकता है? तो प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन बनाऊंगा तो 3 ही कार्बन, चौथा जरूर ब्रांचिंग होगी, चेन बदल जाएगा। देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब चौथा कार्बन कहां दें? तो चौथा कार्बन ब्रांचिंग में देंगे। अब सबका फॉर्मूला यहां पर लिखिए, CH3 हाइड्रोजन से बैलेंस कीजिए। और देखिए, अब यहां पर आप ध्यान से कंसीडर कीजिए इस वाले को, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। मैंने आपको क्या कहा था? नाम जरूर लिखिएगा। नाम लिखने से 2 फायदा होगा। पहला कि आप IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं भूलेंगे, और दूसरा आपको पता रहेगा कि आइसोमेरिज्म में आपने सही स्ट्रक्चर बनाया है। नहीं तो कुछ भी अलबल बना के बोलेगा सर यहां पर 10 आइसोमर बन जाएंगे। ध्यान से देखिए, ब्यूटेन को देखिए, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन था, पेरेंटल चेन में 4 था ब्यूटेन। लेकिन 2 मिथाइल प्रोपेन को देखिए, पेरेंटल चेन बदल गया। दोनों का फॉर्मूला सेम है, देखिए दोनों में 4 कार्बन है, दोनों में 10 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया। एक लॉन्ग चेन ब्यूटेन है और दूसरे में ब्रांच आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो जब पेरेंटल चेन बदल गया, पहले वाले में पेरेंटल चेन क्या था? ब्यूटेन, दूसरे वाले में पेरेंटल चेन क्या है? प्रोपेन। तो जब पेरेंटल चेन बदल जाए तो हम उस दोनों को, उस स्ट्रक्चरल आइसोमर को एक दूसरे का चेन आइसोमर कहते हैं। ध्यान से इस बात को रखिएगा अपने दिमाग में कि चेन आइसोमर में हमेशा पेरेंटल चेन बदलेगा। पेरेंटल चेन नहीं बदला तो समझ जाइए कि वो चेन आइसोमर नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे दोज structural isomer which have same molecular formula, but they differ with respect to root word or longest chain और पेरेंटल चेन। तो ये या तो रूट वर्ड में बदलेंगे या लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंटल चेन का वो बदल जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस खाली पेरेंटल चेन बदलता चलेगा। जैसे ही आपको सेम फॉर्मूला में पेरेंटल चेन बदला हुआ दिख जाए, समझ जाइए वो चेन आइसोमर है। समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लिया जाए चेन आइसोमर के लिए, C5H12। जनरल फॉर्मूला देखिए क्या है इसका, CnH
H2N+2 और ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है C5H12। अब मैं क्या करूंगा, यानी एक बात तय है, ये अल्केन है, यानी इसमें सबसे पहले तो क्या बन सकता है, तो CH3 CH2 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 और CH3, यानी इसमें सबसे पहले अगर कुछ बन सकता है तो वो बनेगा पेंटेन। बना दिया मैंने। अब इसमें 6 कार्बन तो है नहीं कि हेक्सेन बनाऊंगा। अब पेंटेन हो गया इसका लॉन्गेस्ट चेन। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला सेम रहेगा और पेरेंटल चेन बदलेगा। अब अगर सबसे मैक्सिमम पेरेंटल पेंटेन बन चुका है तो उससे कम क्या बनेगा, ब्यूटेन। तो चलिए अब ब्यूटेन बनाते हैं। अब इसका ब्यूटेन क्या बनेगा, देखिए सी 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 सी, 4 कार्बन लगा दिया मैंने, और 5वां कहां लगाएंगे, कहीं भी ब्रांचिंग में लगा दीजिए, ये बन गया। अब देखिए CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, सबका हाइड्रोजन मैंने बैलेंस कर दिया। और देखिए सब में सेम फॉर्मूला है, बट अब इसका नाम क्या है वो लिखिए। तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। भाई नाम आपको आता है, इसलिए ये सब चीज कोई टेंशन की बात नहीं है, नोमेनक्लेचर में सिखा चुका हूं। देखते हैं कैसे पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते तो पीछे वाला ज्ञान आगे काम आता है। देखिए अब ये पेंटेन और 2-मिथाइल ब्यूटेन दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है, क्योंकि दोनों में पेरेंटल चेन डिफर कर रहा है, फॉर्मूला सेम है, दोनों का C5H12 है। देख लीजिए काउंट करके आप गिनती कीजिए, दोनों में 5 कार्बन है, दोनों में 12 हाइड्रोजन है। क्या इसमें और कुछ बन सकता है, ऐसा आपको दिमाग से पूछिएगा। आपको ये सीखना है क्या इसमें कुछ और बन सकता है। तो सोचिए, पेंटेन था लॉन्गेस्ट, उससे एक कम किया, ब्यूटेन बन सकता है। क्या आप एक और कम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं एक और कम किया जाए। तो मैंने क्या किया, एक और कम कर दिया, 1 2 और 3 कर दिया। तो फिर चौथा कहां जाएगा, नीचे। तो 5वां कहां जाएगा, यहां ब्रांचिंग में। अरे वाह, सब ब्रांचिंग में लग गया। तो देखिए, तो ये भी लग गया, ये भी लग गया और ये भी लग गया। वेरी गुड। अब इसका नाम क्या है, नंबरिंग लिखिए। नंबरिंग 2 नंबर पे 2 बार है, तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इसलिए नाम लिखना जरूरी है कि कुछ गलत ना लिख दें। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। और देखिए पेंटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन और 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन आपके सामने मौजूद है। अब ये तीनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है, ये तीनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है, क्योंकि सभी में पेरेंटल चेन बदल रहा है, फॉर्मूला सेम है। समझ रहे हैं बात को, कैसे चेन आइसोमेरिज्म देखा जाता है। सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। देखिए पेंटेन में सब स्ट्रेट चेन में है, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 कार्बन कम कर दिया, ब्रांचिंग बढ़ा दिए, तो मैंने क्या देखा, ब्यूटेन बना, 2-मिथाइल ब्यूटेन बन गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो एक और कम करके देखते हैं, 3 कर दिया और 2 ब्रांचिंग लगा दिया, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। अब कम नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान, इसके लिए नोमेनक्लेचर का ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो बना रहा हूं वो वैलेंसी को जस्टिफाई करता है, नाम सही है कि नहीं। तो ये चीजों को देखना होगा, तो आपका आइसोमेरिज्म अच्छा होगा। सो कंक्लूजन क्या निकला, नोमेनक्लेचर बेस्ट तो आइसोमेरिज्म भी बेस्ट। आगे बढ़े, ये हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। और आपको एक और बात बता दूं, आपके एक नॉर्मल सिनेरियो में अगर देखा जाए 11th के सिलेबस के आधार पे या आईटी के आधार पे या मेडिकल के आधार पे, 5 कार्बन तक स्टैंडर्ड ही सवाल पूछा जाता है, उससे अधिक नहीं पूछता। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि और कुछ वेराइटी बता सकूं। फिलहाल ये हो गया चेन। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 जो वेराइटी है अपना, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पहला था आपका चेन आइसोमेरिज्म और ये दूसरा है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये क्या कहता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिससे नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा है, इसमें पोजीशन बदलेगा। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि सेम केमिकल फॉर्मूला होगा, पर उनके फंक्शनल ग्रुप का या उनके सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदलने लगेगा, तो हम उन्हें पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लिया जाए किसी ने आपको फॉर्मूला दिया, भाई ऐसा है C3H7Cl, ऐसे दे देगा C3H7Cl। बताइए इसका क्या बनेगा, पोजीशन आइसोमर। डायरेक्टली पूछेगा पोजीशन आइसोमर क्या बनेगा बताइए। तो आपको यह समझना है कि ये किसका फॉर्मूला है। तो अगर ध्यान से देखें तो CnH2n+1
Cl, ये अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला है, यानी ये अल्काइल क्लोराइड है। अब आप कहेंगे इतना हमको ध्यान देना पड़ेगा? जी हाँ, आपको हर बार इतना ध्यान देना पड़ेगा कि ये अल्काइल क्लोराइड है, तभी ना आपको समझ में आएगा कि सिंगल बॉन्ड डालेंगे, डबल बॉन्ड डालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे, तब ना उसके हिसाब से फिर बाकी और कार्यक्रम चलेगा। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। अब देखिए, अब यहां पर C3H7Cl है और ये मेरा बन के रेडी हो गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए CH3 CH2 CH2 और Cl, इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। ध्यान से देखिए, इसमें क्लोरीन आपका 1 नंबर पर मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, क्लोरीन को 1 नंबर से उठाकर मैं 2 नंबर पर रखता हूं। देखिए CH3 CH Cl और CH3, देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में 3 कार्बन है, दोनों में देखिए 7 हाइड्रोजन है और दोनों में 1 क्लोरीन है, लेकिन इस बार इसका नाम क्या हो जाएगा, 2। देखिए नंबरिंग कीजिएगा ना, 1 2 3, इसमें नंबरिंग कहां था, 1 2 3। ये तो आप जानते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 2 क्लोरोप्रोपेन ये आपका बन के रेडी हो गया। अब ध्यान से देखिए, पहले में लिखा मैंने 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरे में क्या लिखा मैंने, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या डिफर लग रहा है दोनों में, प्रोपेन सेम है दोनों का, यानी रूट वर्ड सेम है, पेरेंटल चेन सेम है, पर अंतर क्या है, पोजीशन का। एक में 1 नंबर पे क्लोरीन है, दूसरे में 2 नंबर पर क्लोरीन है, पोजीशन बदल गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, समझ में आ रहा है। मैं लिखूंगा दोज structural isomers in which molecular formula is same but they differs with respect to position. They differs with respect to position किसका, of substituent हो सकता है, of substituent और functional group। किसी का भी पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, ठीक है, पोजीशन बदल जाए किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, फंक्शनल ग्रुप का, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, आर नोन एज पोजीशन आइसोमर्स एंड this phenomena is known as position आइसोमेरिज्म। पूरा डेफिनेशन अच्छे से लिख लीजिए, और ये आप खुद भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली पोजीशन बदल जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल का ही मोल है मेरे दोस्त, वरना कुछ भी नहीं है। एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए किसी ने सवाल दिया कि भाई ठीक है ऐसा करो, C3H7OH, इस बार अल्कोहल ले लिया मैंने। देखिए OH से क्या पता चला, ये अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है। अब जनरल फॉर्मूला से भी ये पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड वाला ही है, डबल बॉन्ड है, CnH2n+1OH है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और OH, और ये भी 1 नंबर पे। और दूसरे में क्या करूंगा, देखिए CH3 CHOH और CH3। तो यहां पर इसका नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल, इसका नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल। क्यों भाई, क्योंकि 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, और यहां पर अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3, यहां पर 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो नाम पड़ गया 2 प्रोपेनॉल।
तो ये हो गया 2 प्रोपेनॉल, मतलब पोजीशन बदल गया। समझ गए बात को? तो ये था आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आप कहेंगे चलो खत्म हो गया। नहीं बेटा, इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक ऐसा सवाल देता हूं जिसमें चेन और पोजीशन दोनों आपसे पूछेगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। मजा तो तब ना है बेटा जब वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चंस को किया जाए। देखिए कहेगा हाउ मेनी चेन कॉमा पोजीशन, हाउ मेनी चेन कॉमा पोजीशन आइसोमर आर पॉसिबल फ्रॉम C4H9Cl। ऐसे आपको सवाल देगा। ध्यान से देखिए, इसने डायरेक्ट बोल दिया चेन और पोजीशन बताओ, यानी दोनों बताना है आपको। अब कैसे बनेगा ये सवाल? तो सबसे पहले इसमें इसने जनरल फॉर्मूला, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं ना, आपको सारा सवाल जनरल फॉर्मूला के आधार पर ही पूछेगा। इस फॉर्मूला के देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये CnH2n+1Cl है, यानी ये अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मूला है। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप लिख दीजिएगा। तो इससे पता चल जाएगा टीचर को कि बच्चे को पता है वो क्या कर रहा है। अब आगे, तो इसने बोला चेन और पोजीशन दोनों बताना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले चेन सारा बना लेता हूं। एक बार जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले सारा चेन बना लीजिएगा, उसके बाद उसमें पोजीशन बदलिएगा। एकदम आराम से सीखिए, ठीक है? देखिए CH3 CH2 CH2 CH2Cl। सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला बनाया, इसका नाम है 1-क्लोरो-ब्यूटेन। अब इसका चेन क्या बनेगा? तो ब्यूटेन लॉन्गेस्ट चेन है। अब मैंने क्या कहा था, पेरेंटल चेन बदल जाए तो चेन आइसोमर होता है। यहां अगर पेरेंटल चेन 4 कार्बन का ब्यूटेन है तो अब उससे कम क्या होगा? प्रोपेन होगा। खुद का दिमाग लगाइए, प्रोपेन होगा। तो चलिए प्रोपेन लगते हैं। यहां पर ध्यान ये रखना है कि क्लोरीन 1 नंबर पे ही रखिएगा, क्योंकि अभी पोजीशन नहीं बदल रहे, पोजीशन बाद में बदलेंगे। अभी क्लोरीन 1 नंबर पे ही रखिएगा। देखिए अगला क्या हो जाएगा, CH3 CH, ब्रांचिंग में एक CH3 लगा दिया, CH2 और देखिए Cl यहां रहने दिया। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3, इसमें क्या हो गया 2। लेकिन सबसे पहले तो यार क्लोरीन आता है अल्फाबेटिकली, तो पहला नाम क्या लिखाएगा, 1-क्लोरो 2-मिथाइल, 1-क्लोरो 2-मिथाइल और यहां पर प्रोपेन लग गया। अब आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो उसका चेन आइसोमर सिर्फ प्रोपेन बन सकता है, क्योंकि उसके बाद और कुछ होगा ही नहीं। 4 के बाद 3, उससे कम 2 कीजिएगा, सवाल ही पैदा करके देखिएगा, लॉन्गेस्ट चेन 3 ही आएगा कम से कम। तो यहां पर यह बात तय हो गया कि ये दोनों चेन आइसोमर बनकर रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पोजीशन बनाना है। तो क्या कीजिएगा, जितना चेन बन गया ना आपका, हर चेन में पोजीशन बदल बदल के आप देखिएगा। देखिए कैसे। चलिए अब इसमें अगर मैं पोजीशन बदलता हूं तो मैं क्या करूंगा, क्लोरीन 1 नंबर पे है तो मैं क्या करूंगा, क्लोरीन को 2 नंबर पे दूंगा। देखिए CH3 CH2 CHCl और CH3। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, गिनती कीजिए 1 2 3 और 4, नाम हो गया 2-क्लोरो-ब्यूटेन। अब ध्यान से देखिए, अब पहला 1-क्लोरोब्यूटेन था और उसके बगल में मैंने 2-क्लोरोब्यूटेन लिखा, यानी कि एक चेन वाले में पोजीशन 2 बार बदला। एक में 1 नंबर पे क्लोरीन था और एक में 2 नंबर पे था। अब ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर बन गए। क्लियर? आप कहेंगे सर तो फिर इधर कर दीजिए, क्लोरीन को 3 नंबर बिठा दीजिए। पगलू, अगर मैं क्लोरीन को इधर बिठाऊंगा तो गिनती लेफ्ट साइड से शुरू हो जाएगी और आपकी कहानी जो है वो फिर से 2 नंबर पे ही चली जाएगी। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना, नहीं तो पता चला बच्चा बोलेगा हाँ एक को वहां था 1 नंबर पे था, अब 2 नंबर पे क्या, फिर 3 नंबर पे करेंगे, फिर 4 नंबर पे करेंगे। अरे पागल, प्रायोरिटी काउंटिंग ध्यान रखना। अगर तुम 3 नंबर पे लाओगे ना तो लेफ्ट साइड से वो 2 नंबर पे आ जाएगा, तो सेम ही हो जाएगा। 4 नंबर पे लाओगे तो पहला ही कार्बन कहलाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां से होता है गिनती वहीं से शुरू होगी, या उसको कम से कम नंबरिंग देनी है गिनती की।
कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां पर ये हो गया तुम्हारा पोजीशन बदल गया। अब आते हैं दूसरे वाले में, इसमें क्या पोजीशन बदलेगा भाई, तो यहां भी एक नंबर पे है, दो नंबर पे दे सकते हैं, दीजिए CH3 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 और Cl। आप कहेंगे सर आप ये डायरेक्टली CH3 कैसे लिख देते हो, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है ना, आप पहले नॉर्मल लिख के फिर आप हाइड्रोजन लगा दो, बात बराबर ही है। अब देखो 2 नंबर मैंने रख दिया, अब नाम क्या पड़ेगा इसका, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ध्यान से देखिए, पहले है 1 क्लोरो 2 मिथाइल और हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल, तो ये भी एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर हो गया। तो अब इसमें कुछ हो सकता है क्या, अब अगर मैं क्लोरीन को इस साइड ले आऊंगा तो 1 क्लोरो ही रहेगा। आपको भी नोमेनक्लेचर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ये सब कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर इसमें 4 आइसोमर्स बनेंगे, 2 चेन और 2 पोजीशन। ध्यान से देखो, अब हो सकता है मैं भी मिस कर गया हूं, ध्यान से देखो, पहला 1 क्लोरोब्यूटेन, गुड, उसमें प्रोपेन बन गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब वो चेन नहीं बना सकता, फिर पोजीशन बदला मैंने क्लोरीन का, 2 नंबर पे लगा दिया 2 क्लोरो और फिर नीचे भी लगा दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो यानी कि आप कहिएगा आंसर इज, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 4 चेन एंड पोजीशन। ऐसे आपको सवाल पूछेगा, तो 4 चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल। बेटे समझ में आया, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि कितने बन सकते हैं। तो यहां पर आपको लगातार नोमेनक्लेचर का नॉलेज और आइसोमेरिज्म दोनों मिलाकर काम करेगा। तो इस तरह से मैंने चेन और पोजीशन 2 आपको बता दिया। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। चलिए तीसरे नंबर पर बात करते हैं। तीसरा टाइप है आपका रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। चलिए पहले इसका भी एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है। पहली बात तो दिमाग में ये रखिए कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म में शब्दों को अलग कीजिए। रिंग मतलब साइक्लिक कंपाउंड, चेन मतलब ओपन चेन, यानी आपको यहां पर ओपन चेन और साइक्लिक के बीच में सेम फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का डिफरेंस देखना होगा। ध्यान से बात को समझिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह समझिए कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म वही शो कर सकता है जो अनसैचुरेटेड होगा, या यूं कहें जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। जिसमें यह मौजूद नहीं रहेगा वो ये शो ही नहीं करेगा। क्लियर। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिखा C3H6। इस फॉर्मूला को देखते ही समझ में आ गया ये CnH2n है, और इससे ये क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला अल्कीन का है। अब देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखूंगा, मतलब ये प्रोपीन है। अब इसका अगर मैं रिंग बनाऊंगा, देखिए आपको तो पता है कि रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बन गया रिंग। अब हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए सबका, सबको 2-2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से अगर देखें तो यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे और इस तरह से देखिए, तो आप यहां देखेंगे इसका नाम है 1 प्रोपीन और इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। पर ध्यान से अगर आप देखें तो दोनों में 3 कार्बन है और दोनों में 6 हाइड्रोजन है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे। अब समझ में आ रहा है रिंग चेन क्या हुआ, कि यहां पर आपको यह देखना है कि उसमें रिंग भी है और चेन में भी वो बदल सकता है, दोनों एक दूसरे के कंसिडरेशन में चलेंगे। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, समझिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैंने कहा C5H10, मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं पेंटीन, या फिर इसको पहले पेंटीन क्या लिखूं मैं, इसको मैं यहां पर बात कर रहा हूं CnH2n की, और यहां मैं बात कर रहा हूं अल्कीन की। और ध्यान से समझिएगा, मुद्दा समझ लेंगे तो डेफिनेशन तो अपने आप आ जाएगा। इसलिए मैं पहले एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, आराम से समझिए। प्यास लग गई तो वीडियो रोक के पानी पी लो, फिर से देखो, मगर कंटिन्यूटी मत तोड़ना। देखो C5H10, सबसे पहले 5 कार्बन है, तो अगर मैं इसका साइक्लिक रिंग बनाऊंगा तो क्या बनेगा, तो इसका साइक्लिक रिंग बनेगा ये,
देखिए, इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन। अब सवाल उठा कि भाई ये मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन पे लिखा, ये आपको सिखा दिया मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ कॉर्नर्स दिखता है, हाइड्रोजन नहीं दिखता। अंडरस्टूड है कि यहाँ हाइड्रोजन है, सही है ना। अरे भाई मैं लिख देता हूं, देखो इसका पता चला कि सर क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब नोमेनक्लेचर आपने नहीं देखा है। नोमेनक्लेचर जाकर देख लीजिए, सब सिखा दिया मैंने, सबका हाइड्रोजन बैलेंस करो। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको ना तो कार्बन दिखाने की जरूरत पड़ती है, ना ही हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ कॉर्नर लगा देते हैं आप और काम चल जाता है। तो दिस इज योर C5H10। अब सवाल ये उठा कि 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, क्या कोई और फॉर्मूला संभव है इसमें? तो हाँ है, 5 साइक्लोपेंटेन है, इससे अधिक हेक्सेन नहीं हो सकता, लेकिन इससे कम रिंग चेन में, मैंने चेन आइसोमर में क्या सिखाया था, पेरेंटल चेन बदल रहा है, उसी तरह यहां रिंग चेन, इसमें क्या देख रहे हैं कि रिंग का पेरेंटल बदल जाएगा। अब पहले साइक्लोपेंटेन है, ये आपका साइक्लोपेंटेन है, तो क्या यहां पर पेंटेन साइक्लोपेंटेन से साइक्लोब्यूटेन बन सकता है? आइए देखते हैं, बिल्कुल बनेगा। देखिए, साइक्लोब्यूटेन के लिए 4 कार्बन मैंने लगा दिया, और कहीं भी एक जगह पे आप CH3 एक्स्ट्रा लगाइएगा, क्योंकि 5 कार्बन है कुल मिलाकर, आप काउंट कर लीजिए। आप चाहे तो इसे भी आप उस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन 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 दिखाकर, और यहां पर आपका CH3 हो गया। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन इसको लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसको लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसको लगा दीजिए, और 1 हाइड्रोजन। अब देखिए दोनों का फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, दोनों में 5 कार्बन है, दोनों में 10 हाइड्रोजन है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, बस फर्क क्या है, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, 1 नहीं भी दीजिएगा चलेगा, लेकिन फिर भी 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों साइक्लोपेंटेन और 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हैं। तो समझ में आ रहा है, रिंग चेन आइसोमर्स कैसे बनता है, ये मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। अभी इसी में एक और ऑप्शन है, क्या साइक्लोप्रोपेन भी बन सकता है? जी हां, बिल्कुल बन सकता है इसका। तो चलिए, 5 कार्बन है, लेकिन सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन में बनाऊंगा। अब बचा कितना कार्बन? 2, 3 तो इसमें लग गया, 2 तो 2 मतलब बाहर में 2 इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, ये देखिए CH2 CH3 लगा सकते हैं, सही बात है। अब यहां पर इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो गया इथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो क्या इस इथाइल के बनने के बाद इसमें कुछ और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, प्रोपेन तो वही है, एक इथाइल को मैं यहां, एक मिथाइल को मैं यहां लगा देता हूं, और एक मिथाइल को मैं यहां लगा देता हूं, ये हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बेटा एकदम ध्यान से चीजों को समझिए, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, फॉर्मूला वही है, 5 कार्बन इसमें भी है, 10 हाइड्रोजन इसमें भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही चल रहा है। अब और कुछ हो सकता है क्या? हाँ भाई, एक और हो सकता है। देखिए, अगर मैं एक ही जगह पर दोनों मिथाइल लगा दूं, CH3, और इधर भी मैं CH3 लगा दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यानी कि आप अगर देखें तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको दोनों तरह का ज्ञान देता है कि एक रिंग किस तरह से अलग अलग पेरेंटल चेन को बदलकर अपने अपने काम को करता है। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन विच molecular formula is same but they differ in the modes of, मैं एकदम बुकिश लिख रहा हूं, in the modes of linking of carbon atoms in cyclic compound
इसी को मैं थोड़ा और अलग तरीके से डिफाइन करता हूं, देखिए और करके लिखता हूं अलग तरीके से, ताकि आप ज्यादा और बढ़िया समझें। फेमिलियर नो बुकिश आइडियोलॉजी क्या है, देखिए दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, those structural isomers in which molecular formula is same but they differ in the form of cyclic ring and open chain अरेंजमेंट। वो साइक्लिक रिंग में बदलेंगे और साथ साथ वो ओपन चेन अरेंजमेंट में बदलेंगे, तो उन्हें हम एक दूसरे कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स आर नोन एज रिंग चेन आइसोमर्स and this phenomena is known as ring chain isomerism, known as ring chain isomerism। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था नोट करके लिखने के लिए, तो नोट करके मैंने बोला था कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही शो कर सकते हैं या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड ही शो कर सकते, लिखेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म is shown by only those compounds in which ring chain isomerism is shown by only those compounds in which double bond or triple bonds are प्रेजेंट एंड दैट्स इट। तो ये हो गया आपका, नोट करके आप यहां इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिमाग में रखिएगा। अगर कोई फॉर्मूला दिया गया तो मैक्सिमम उसका क्या रिंग बन जाएगा, पहले वो बना लीजिए। जैसे मैंने पेंटेन 5 कार्बन के लिए साइक्लोपेंटेन बना दिया, तो साइक्लोपेंटेन बन गया तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा और बाकी कार्बन बाहर लगा दीजिए। अगर 6 होता तो साइक्लोहेक्सेन बनता, फिर साइक्लोपेंटेन बनता, साइक्लोब्यूटेन बनता, फिर साइक्लोप्रोपेन बनता और बाकी कार्बन बाहर लगता। बस यही है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब मजेदार बात, एक सवाल देगा, ऐसा फॉर्मूला देकर बोलेगा कि इसके कितने चेन पोजीशन और रिंग चेन बनेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चेन कॉमा पोजीशन कॉमा रिंग चेन isomers are possible from, कोई भी फॉर्मूला दे सकता है, फ्रॉम C4H8। अब ये फॉर्मूला आपको दे दिया और बोला बताइए कितने बनेंगे। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई फॉर्मूला दे पहले समझिए ये कौन सा फॉर्मूला है। C4H8 को देखते ही समझ में आ गया कि ये CnH2n जनरल फॉर्मूला है, यानी ये भी अल्कीन का फॉर्मूला है। उसके बाद जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए तो बारी बारी से पहले चेन निकालिए। तो इसका ओपन चेन लिख लेंगे। ओपन चेन क्या है, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, काउंट कर लीजिए, 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, बन गया। इसका नाम है 1 ब्यूटी, इसका नाम है
1 ब्यूटीन। अभी कुछ मत सोचिए, सिर्फ चेन बनाइए, 1 ब्यूटीन बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब इसका चेन क्या बन सकता है वो भी बना लीजिए। मैंने क्या कहा था, चेन में अगर मैक्सिमम 4 है तो उससे एक कम ही हो सकता है, अधिक तो होगा नहीं। तो 4 है तो एक कम, तो CH3, सी यहां पर एक ब्रांचिंग में CH3 लगा दिया। अब देखिए बच्चा गलती क्या करता है, जब भी इस तरह का सिचुएशन हो तो डबल बॉन्ड भी है, ध्यान रखना है, और कार्बन का बॉन्ड पूरा कर दीजिएगा, बाहर में CH2 लिखिएगा। इसके लिए फॉर्मेट क्या बनाइए सबसे पहले, जिसकी मैं आपको सिखाता हूं। देखिए क्या की, जब भी आपको ऐसे लिखना हो, मिटा के देखिए आपको नया बताता हूं। जब भी आपको ऐसे लिखना हो तो कीजिए क्या, पहले कार्बन सिर्फ लिख लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। और अब हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, तो यहां पर CH3 लगेगा, यहां भी CH3 लगेगा, और बाहर में 2 ही हाइड्रोजन लगेगा, और बीच वाले कार्बन पे तो एक भी नहीं लगेगा। देखिए 4 कार्बन है और देखिए 8 हाइड्रोजन है, यानी कि ये भी हो गया। ये आपका चेन बदला। इसका नाम क्या है, इसका नाम गिनती यहां से होगी 1 2 3, तो नाम पड़ गया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। अब ये दोनों एक दूसरे के चेन बन गए, मेरा पहला काम हो गया। अब उसने कहा पोजीशन भी बताइए, तो चलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म बताता हूं मैं। अब अगर पहले में 1 ब्यूटीन है तो डबल बॉन्ड उठ के 2 नंबर पे भी तो आ सकता है, तो नाम पड़ जाएगा 2 ब्यूटीन। देखिए अब यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। आप कहेंगे बीच में सर CH क्यों लिखा आपने, भाई 4 ही बॉन्ड होगा कार्बन का, और बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो दिमाग लगाओगे ना कैसे होगा। इसीलिए तो केमिकल बॉन्डिंग सब पढ़ते हैं कि बॉन्डिंग कैसे होती है, और ये सब में मिस्टेक मत कीजिएगा। और अगर अभी भी ये सब समझ में नहीं आ रहा, मतलब बेसिक फैक्ट आपका गलत है। कोई भी एलिमेंट अपनी औकात से बाहर बॉन्डिंग नहीं करेगा, इस बात का पूरा ध्यान रखना है, उसकी वैलेंसी को एक्सीड नहीं करेगा। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। ये आपका बन गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 ब्यूटीन। क्या इसमें कुछ और हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे वाले में चलिए, दूसरा जो चेन था वो था 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। क्या उसमें पोजीशन बदल सकता है, ध्यान से देखिए, कोई उपाय नहीं है। क्यों, कहां बदलिएगा, अगर 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा है उसे उठाकर हम 1 नंबर पे अगर लगाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन 4 हो जाएगा। अगर 3 नंबर पे लगाएंगे तो भी लॉन्गेस्ट चेन 4 हो जाएगा, ब्रांचिंग नहीं बचेगा, तो सेम टू सेम वही हो जाएगा। यानी दूसरे वाले में कोई भी संभव नहीं है पोजीशन। यानी आपका 3 अभी तक बना है, 2 चेन बना, 1 पोजीशन। अब क्या बनेगा, रिंग चेन। और रिंग चेन में क्या है फॉर्मूला, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने, साइक्लोब्यूटेन बनेगा। आप कहेंगे सर इसमें डबल बॉन्ड कहां गया, भाई डबल बॉन्ड नहीं, मैंने शुरू में सिखा दिया था, डबल बॉन्ड बराबर एक साइक्लिक रिंग होता है। देखिए मैं इसको और करके लिखता हूं, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8। सब कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो अभी भी अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको फिर से बोलता हूं, डबल बॉन्ड जब भी होगा ओपन चेन में तो वो एक साइक्लिक रिंग के बराबर होता है। तो देखिए आपका साइक्लोब्यूटेन यहां पर बन गया, ये आपका एक रिंग बना साइक्लोब्यूटेन। अब इसका भी कोई और चेन बन सकता है, तो हाँ, अगर 4 कार्बन है तो 3, कम से कम 3 रिंग तो बनता ही है, तो कम से कम 3 के आधार पर अगला लेते हैं हम लोग साइक्लोप्रोपेन का हिस्सा। देखिए ये मैंने साइक्लोप्रोपेन लगाया, अब कुल मिलाकर 4 कार्बन है, 3 तो रिंग में दे दिया, यानी एक हम लोग बाहर में मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे इसमें। तब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब कुछ नहीं हो सकता। आप इसमें भी कार्बन जोड़ लीजिए, रिंग में 3 कार्बन है, सही है ना, और बाहर में 1, यानी कुल मिलाकर 4 कार्बन। रिंग में आपका 5 हाइड्रोजन है। आप कहेंगे कैसे, अब यार इतना मत करवाओ, तुमको पता है कैसे, है ना, इतना तो आता होगा। 4 बॉन्डिंग करके आप सबका देख लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए जब तक खुद से अप्लाई नहीं करोगे ना, नहीं सीखोगे, बेकार हो जाएगा। ट्राई करना, ठीक है। कुल मिलाकर कितना बना देखो तो, एक यहां हो गया साइक्लोप्रोपेन वाला, एक साइक्लोब्यूटेन 2 हो गया, और ऊपर में 3, यानी कुल मिलाकर जो दिया गया सवाल है उसमें 5 बनेंगे। सो लिखेंगे 5 चेन कॉमा पोजीशन एंड रिंग चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल। और इस तरह से सवाल बन के रेडी है। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो मैं आपको एक सवाल देता हूं,
आप मुझे बताइए, और ये आपका होमवर्क है कि हाउ मेनी चेन कॉमा पोजीशन एंड रिंग चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम C5H10। ये आपका होमवर्क है और इसे आप बनाइए, मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा, कैसे बनाना है आप जानिए। डन। अभी के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर की और मेटामेरिज्म की, एंड देन उसके आगे टॉटोमेरिज्म सब की बात करेंगे। मजेदार चैप्टर है, अच्छा लगेगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखिएगा, लेकिन धीरे धीरे। अभी के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़िए, एंजॉय कीजिए।